का जो पहला पार्ट हम लोग देखे थे तारा या स्टार, उसी का दूसरा भाग या दूसरा पार्ट हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो चीज़ें पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, उसी लेक्चर को व्यवहारिक रूप से हम लोग एक फिगर के माध्यम से सीख पाएँ, देख पाएँ उसे। जब हम लोग व्यवहारिक ढंग से इस फिगर के माध्यम से देखेंगे तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि अपने जीवन में हम लोग उसको उतारें। और पढ़ाई का मतलब ही होता है, अध्ययन का मतलब ही होता है जब हम व्यवहारिक ढंग से उसे सीख पाएँ, उस पर काम कर पाएँ। तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी, उस मंदाकिनी की जो तीसरी भुजा थी परसियस, उस परसियस भुजा में जो धूल गैस के बादल थे जिसे हम लोग निहारिका कह रहे थे, नेबुला कह रहे थे, स्टेलर नेबुला कह रहे थे, वहीं पर किसी तारे का जन्म होता है। तो वहीं से हम आप लोगों को उठा रहे हैं कि ये निहारिका है, नेबुला है, जो धूल गैस के बादल हैं और यही हाइड्रोजन्स और हीलियम के बादल हैं, हाइड्रोजन के बादल है। तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं, निहारिका हैं, यहां से जब तारे बनना शुरू होंगे तो मैं बताया था कि सामान्यतः तारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः तारों को हम लोग 2 भागों में ही बांट के चलते हैं। एक तो देखे थे कि 1.44 सौर द्रव्यमान से जो छोटा था उसे छोटा तारा कह रहे थे, 1.47 से जो बड़ा था उसे मध्यम या बड़ा तारा कह रहे थे। इसके बारे में सबसे पहली बार एस चंद्रशेखर ने बताया था, इसलिए एस चंद्रशेखर के वजह से ही जो 1.44 सौर द्रव्यमान होता है उसे चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि चंद्रशेखर लिमिट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो तारों के आकार के लिए प्रयोग किया जाता है। या आपसे पूछ ले कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो 1.44 सौर द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट कही जाती है। और 3.2 जो हम लोग देख रहे हैं सौर द्रव्यमान, वो ओपेनहाइमर वल्काफ के नाम पे ओपेनहाइमर वल्काफ सीमा कही जाती है। इसमें हम लोग देखें कि जो 2 तारे बन रहे हैं, एक छोटा तारा, एक मध्यम या बड़ा तारा, उसमें मैं बताया था कि तारे तो दोनों बनेंगे, तारों का जन्म भी होगा। इसके बाद जो तारे हैं उसमें देखा जाए तो छोटा तारा और बड़ा तारा बनेगा। तो जो छोटा तारा रहेगा उस छोटे तारे के अंदर का जो बचा हुआ ये हीलियम है, हाइड्रोजन तेजी के साथ हीलियम में परिवर्तित हो गया और बाहर वाले भागों में हाइड्रोजन बना हुआ है। तो एक तारे में 2 बल एक ही साथ कार्य करने लगे, दोनों विपरीत दिशाओं में। अभी हम लोग देख रहे थे कि दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे थे, तो एक दूसरे को बांध रहे थे। यहां इस तारे में यहां अंदर की तरफ बल कार्य करने लगेगा, हीलियम के वजह से ये सिकुड़ने लगेगा और बाहर जो हाइड्रोजन बचे हैं, हाइड्रोजन की वजह से बचे हुए हाइड्रोजन में प्रसार होगा। आप देखें कि इतने भाग में संकुचन हो रहा है और बाहरी भागों में प्रसार हो रहा है। किसका प्रसार? हाइड्रोजन का। और मैं बताया था आप लोगों को कि तारे 3 रंग के होते हैं। तारे के जो रंग होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? तो ताप के सूचक होते हैं। बाहरी भागों में हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में बचा रहेगा और वो निम्न ताप धारण करेगा। जब निम्न ताप धारण करेगा तो वो हमें लाल दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा और उसका प्रसार इतना अधिक होगा कि जिसे हम लोग नहीं कहते हैं कि लाल दानव या दानव है, इतना बड़ा अपना मुंह कर लेते, इतना बड़ा प्रसार कर लेता है कि दानव कहा जाएगा। इसलिए इसे छोटा लाल दानव कहते हैं। छोटा लाल दानव, छोटा तारा है, लाल का मतलब समझ रहे हैं, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। दानव का मतलब जो प्रसार बहुत बड़ा कर रहा है, इसलिए इसे दानव कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्मॉल रेड जाइंट कहा जाता है। स्मॉल रेड जाइंट हो गया, तो ये दानव बन गया। इसके बाद हम लोग देखें कि आगे की तरफ जब यही जाएगा तो जो ऊपर का हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से जल के समाप्त हो जाएगा। बचा हुआ जो हीलियम है तेजी के साथ जब संकुचन करता है ये हीलियम, तो ये उच्च ताप धारण कर लेता है। जब उच्च ताप धारण करेगा तो ये हमें देखने में सफेद दिखाई देता है या श्वेत दिखाई देता है और तारों की अपेक्षा ये बहुत छोटा हो जाता है। छोटा होने की वजह से इसे बावना या बामन या इंग्लिश में डॉर्फ कहते हैं, मतलब व्हाइट डॉर्फ के नाम से जाना जाता है। जो बचा हुआ क्या होता है? हीलियम। और ये हीलियम भी तेजी के साथ जल जाता है और जलने के बाद कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन या कोयला जिसको आप लोग कहते हैं, कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन का रंग कैसा होता है? काला, काला हो जाता है। ये भाग बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे काला बामन या काला बौना या ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है।
और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अंतरिक्ष होता है उस अंतरिक्ष का रंग भी स्याह काला होता है, बिल्कुल काला होता है। और ये कार्बन वाला भाग जो काला बामन है इस अंतरिक्ष के स्याह काला भाग में मिल जाता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो एक छोटे तारे का जन्म हम लोग करवाए निहारिका से, छोटा तारा बना, छोटा लाल दानव बना, श्वेत बामन बना और लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद काला बामन बना और विलीन हो गया। और आपके सूर्य की भी कुछ स्थितियां इसी तरह से होगी, आपका सूर्य भी इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त करेगा। नीचे हम लोग देखते हैं जो मध्यम तारा है उसके बारे में। तो मध्यम तारा को हम लोग देखें, मध्यम या बड़ा तारा, ये दोनों या तीनों हम लोग देखें, छोटा मध्यम बड़ा सभी लाल दानव चरण में पहुंचते हैं। ये बृहद लाल दानव या बड़ा लाल दानव बनेगा, ग्रेट रेड जाइंट बनेगा ये वाला। और यहां से अब आपको देखना है कि आगे जाने के बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होती है। सुपरनोवा विस्फोट का मैं जिक्र पहले पार्ट में कर चुका हूं, सुपरनोवा विस्फोट इसमें होगी। और सुपरनोवा विस्फोट होता क्यों है? क्योंकि ये बचा हुआ जो हीलियम है वो तेजी के साथ कार्बन में परिवर्तित होता है, और जब कार्बन में परिवर्तित होता है बीच वाले भागों पर लोहा में जल्दी से परिवर्तित होने लगता है, और जब संकुचन तेजी से नहीं हो पाता, अंदर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत तेज धमाके के साथ हो जाता है, मतलब सुपरनोवा विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है, इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। अब यहां से इस द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, दो भागों में बटेगा। जो मध्यम रहेगा, मध्यम आकार वाला तारा है वो न्यूट्रॉन या पल्सर या स्पंदन तारा बनेगा, और ये बहुत तेज गति के साथ घूर्णन करेगा और रेडियो तरंगों का विसर्जन करेगा। और देखा जाए कि रेडियो तरंगे हर 1 सेकेंड में 30 बार पृथ्वी पर आकर टकराती है, तब हमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन या पल्सर या स्पंदन तारा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन या पल्सर या स्पंदन तारा किस प्रकार के तारों की मृत्यु के उपरांत बनता है? तो मध्यम आकार के तारों के मृत्यु के उपरांत इसका निर्माण होगा। अब हम आगे देखें कि जो बड़ा तारा होता है उससे कृष्ण बीवर बनता है। इस बार पीसीएस का पेपर जो लोग दिए रहे होंगे वहां पर इस प्रश्न को उठा लिया गया है। तो जो ये कृष्ण बीवर है या ब्लैक होल है, इसी को कृष्ण को श्याम भी बोला जाता है, श्याम छिद्र भी इसे बोल सकते हैं। तो श्याम छिद्र विकल्प में दिया गया है, कृष्ण बीवर, ब्लैक होल या श्याम छिद्र आपको दे सकता है, उसका निर्माण होगा। ये बहुत बड़े तारों के मरने के बाद बनता है, इसलिए इसे हम लोग देखें कि इसमें प्रकाश भी जब जाता है तो वो वापस निकल के नहीं आ पाता है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। मतलब कोई तारा मरने के बाद जब सिकुड़ता है तो कृष्ण बीवर या ब्लैक होल को जन्म देता है, इससे प्रकाश भी वापस नहीं आता है। प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है और प्रकाश भी वापस नहीं आता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कृष्ण बीवर के नाम से जानते हैं। मतलब हम किसी भी पदार्थ को स्क्वायर चिल्ड रेडियस में, मतलब बहुत छोटे भागों में अगर कर दें तो उसे हम लोग कृष्ण बीवर पाएंगे। जैसे हिमालय पर्वत 2500 किलोमीटर लंबा है, उसे एक सरसों के दाने की आकृति में अगर दाब दे के बना दें तो वो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा? कृष्ण बीवर में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार हम समझ पाए होंगे कि कोई भी जो तारा है, तारा कैसे जन्म लेता है, कैसे अपने जमाने में जाता है, कैसे वो लाल दानों में पहुंचता है, कैसे उसकी मृत्यु होगी, इन चीजों को हम समझ पा रहे होंगे व्यवहारिक ढंग से। अब कुछ महत्वपूर्ण तारों के बारे में भी हम लोग सीख लें, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ तारों के बारे में हम लोग सीखें कि जो तारे हैं उन तारों से आपसे प्रश्न बनता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है। तो जो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है, अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारे का नाम सूर्य है, जिसका दूरी देखा जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। किससे? पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा जब आप लोगों से पूछा जाए तो आप उत्तर करेंगे पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा सूर्य। लेकिन आपसे पूछ ले कि सौरमंडल से सबसे नजदीक तारा क्या है, उत्तर बदल जाएगा। सौरमंडल कहने का मतलब कि सूर्य से नजदीक पूछ रहा है, और सूर्य से सबसे नजदीक तारा की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब हम लोग ध्यान दें कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, 3 तारों का नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ध्यान में रखना है। नंबर 1 पे आपका आता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंटारी भी मिलता है आप लोगों को, सेंचुरी भी मिलता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी
हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक तारा है, जिसकी दूरी कितनी है, तो वो है 4.2 प्रकाश वर्ष। क्या है? 4.2 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक देखा जाए तो पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, और जो पारसेक है उससे छोटी इकाई प्रकाश वर्ष होती है। तो जो सौरमंडल से सबसे नजदीक तारा है उसका नाम प्रक्सिमा सेंचुरी। कितनी दूरी है? 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। दूरी की सबसे बड़ा इकाई या मात्रक कौन सा है? तो उसमें हम लोग देखें पारसेक होता है। अब आपको देखना है कि ये 4.2 प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि 1 सेकंड में या एक सेकंड में जितनी दूरी तय कर लेता है प्रकाश, उसी को हम लोग एक प्रकाश कहते हैं। और 4.2 प्रकाश वर्ष कहा जा रहा है, तो मतलब 4.1 वर्ष में जितना दूर प्रकाश चले उसे एक प्रकाश वर्ष कहेंगे, और 4.2 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष के नाम से, मतलब 4.2 प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी। मतलब प्रक्सिमा सेंचुरी से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो कितने समय में? 4.2 प्रकाश वर्ष में आता है। इसलिए इसे सौरमंडल से जो दूरी बताई जाती है वो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर बताई जाती है। इसके बाद हम लोग देखें, जो दूसरा प्रश्न आप लोगों से बनता है कि पृथ्वी से रात्रि के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार हो जाएगा जो रात्रि के समय पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। आपको ध्यान देना है कि जो शुक्र ग्रह है वो भोर का तारा, सांझ का तारा उपमा दिया जाता है, कोई तारा नहीं है बल्कि ग्रह है। साइरस या डॉग स्टार एक तारा है जो पृथ्वी से रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है, और ये हमारे सौरमंडल से 8.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इतना दूर है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा सूर्य होगा, दूसरा सबसे नजदीक प्रक्सिमा सेंचुरी, तीसरा सबसे नजदीक तारा जो होगा वो डॉग स्टार या साइरस डॉग स्टार हो जाएगा। लेकिन सौरमंडल से सबसे नजदीक प्रक्सिमा सेंचुरी, सौरमंडल से दूसरा सबसे नजदीक हो जाएगा साइरस या डॉग स्टार। नेक्स्ट तारा हम लोग देखते हैं ध्रुव तारा। अगला तीसरे नंबर पे जो तारा हम लोग देखेंगे वो ध्रुव तारा को देखेंगे, और ध्रुव तारा से अक्सर आप लोगों से प्रश्न बनते रहते हैं, क्योंकि इसी ध्रुव तारा के आपतन कोणों के आधार पर ही हमारे पृथ्वी पर अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। तो जो अगली हेडिंग हम लोगों की है वो तारा वाले भाग में वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को इंग्लिश में हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। पोल स्टार बोलते हैं। पोल स्टार कहने का मतलब है कि यहां पर हम ले लें अपनी पृथ्वी को, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारे अक्षांश हो गए, और पृथ्वी से हम लोग देखें कि जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल से ऊपर की तरफ हम लोग जाएं तो यहां पर एक तारा हमें टिमटिमाता हुआ मिलेगा। किस ध्रुव से? नॉर्थ पोल से। उत्तरी ध्रुव से नीचे होता है साउथ पोल, ऊपर होता है नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव से जो हमें तारा एक टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। क्यों ध्रुव तारा बोलेंगे? क्योंकि हमको ध्रुव से दिखाई दे रहा है, इसलिए ध्रुव तारा बोलेंगे। इस ध्रुव तारे का देखा जाए कि वास्तविक नाम, तो इसका वास्तविक नाम ध्रुव नहीं, बल्कि इसका वास्तविक नाम पोलारिस है। पोलारिस है। और इस पोलारिस में भी 3 तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 3, ए, बी और पी। और जो ए होता है यही हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है।
नंगी आंखों से इसमें जो तारा दिखाई देता है वो ए दिखाई देता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ध्रुव तारे का वास्तविक नाम क्या है? पोलारिस। पोलारिस में कितने तारे हैं? ए बी पी। हमें नंगी आंखों से कौन सा दिखाई देता है? तो ए दिखाई देता है। अब इसमें देखा जाए कि ये जो पोलारिस है ये किसका सदस्य है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो ये उर्सा माइनर, उर्सा माइनर, माइनर होगा, माइनस नहीं, उर्सा माइनर या लिटिल बियर, छोटा भालू, लिटिल बियर तारा समूह का, तारा समूह का सदस्य। किसका सदस्य है? उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है पोलारिस। पोलारिस ध्रुव तारे के रूप में कार्य करता है और जितने भी तारे हम लोग ध्रुवों पर देखते हैं ये हर 26,000 वर्षों बाद परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अल्डेरामेन हो गया, थुबान हो गया, देनेब हो गया, बेगा हो गया, इस तरह के तमाम तारे हैं जो हमेशा ध्रुव तारे के रूप में कार्य करते रहे हैं। तो हम लोग देखें कि ये जो ध्रुव तारा है किस ध्रुव से दिखता है? उत्तरी ध्रुव से दिखता है। उत्तरी दिशा का इंडिकेशन हमेशा देता रहता है। इसमें हम लोग देखें कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी होती है पृथ्वी से? तो ये 700 प्रकाश वर्ष, 700 प्रकाश वर्ष दूर है। किससे? ये 700 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, और ये पृथ्वी वासियों के लिए उत्तर दिशा का इंडिकेशन करता है। और इस ध्रुव तारे की पहचान की बात कर लिया जाए कि इसकी पहचान किस तारे की मदद से होती है, तो इस तारे की पहचान हम लोग देखें तो सप्तऋषि तारे की मदद से होती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सप्तऋषि तारों के मदद से किसकी पहचान होती है? ध्रुव तारे की। उल्टी 5 की तरह आकृति होती है, आप रात में जाके छत से ढूंढ सकते हैं, और ऊपर की डंडी हम मिलाते हुए जिस तारे पर मिला दें वही हमारा ध्रुव तारा होगा। इन सप्तऋषियों में देखा जाए तो इनके नाम भी हैं, जैसे ये कृतु है, ये पुलहा, ये पुलस्त, अत्रि, अंगिरस, भृगु और वशिष्ठ, 7 ऋषि। इन 7 ऋषियों के बारे में आप नाम भी सुने होंगे। तो आपसे प्रश्न बनता है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से किस दिशा का इंडिकेशन करता है? उत्तरी। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव पर खड़े किसी व्यक्ति के से कितने अंश का कोण बनाता है? तो वो 90 अंश का कोण बनाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर उत्तरी ध्रुव पर जाके खड़ा हो जाए तो उसके ठीक शिरोबिंदु पर, जेनिथ पे जो तारा दिखाई देगा उसी तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। उसका वास्तविक नाम पोलारिस है। उसमें 3 तारे हैं। ये उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। ये 700 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सप्तऋषियों के माध्यम से पहचाना जाता है, जो सप्तऋषि के माध्यम से पहचाना जाता है, जिसका ज्ञान होता है। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण तारे थे। सूर्य को हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। ओके।